Hi students, welcome to the second part of movement and locomotion, and in this portion we are going to deal about different kind of bones which are present in our body including the cartilage. तो चूंकि ये जो चैप्टर है बेटा ये क्रैश कोर्स के लिए तो है ही है और इस चैप्टर से रिलेटेड इसका एप्लीकेशन कई और चैप्टर्स में होता है, तो आप इस चैप्टर को कुछ इस तरह से पढ़िएगा कि इससे अप्लाइड सवाल भी आ सकते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच अमाउंट ऑफ टाइम, क्रैश कोर्स डे 21 फॉर यू। आई स्टार्ट विद अ न्यू स्लाइड। ये स्लाइड है बेटा, ये स्लाइड आपको पता है, कई बार आपने देखी हुई है, लेकिन जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, मैं प्रिसिशन पर ज्यादा ध्यान देता हूं। तो यू हैव टू बी प्रिसाइज। जो चीजें एनसीईआरटी में लिखी हैं लेकिन दिमाग में नहीं जाती, उसको यहां पर मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह आप लोगों के लिए सॉल्व करूंगा, प्रिसाइज करूंगा, लेयर बाय लेयर चीजों को एग्जाम्प्लीफाई करना, ताकि दिमाग में चीजें क्रिस्टल क्लियर हो। सबसे पहले मैं आपको यह एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये देखिए, ये है प्रॉक्सिमल इपिफाइसिस। ये इपिफाइसिस जो है ये पोर्शन को कह रहे हैं और इपिफिशियल लाइन ये है। देख लीजिए ध्यान से इस डायग्राम में, ये इपिफिशियल लाइन है, यही बोन ग्रोथ का सेंटर है। लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस ऑफ बोन इसी इपिफिशियल लाइन से होकर के ऊपर की ओर बढ़ती है। अब आप कहेंगे कैसे? होता क्या है बेटा, यहां से लगातार सेल्स इधर डिपॉजिट होती चली जाती है और बोन साइज में बढ़ती चली जाती है और बाद में इसका कैल्सिफिकेशन इस एंड पे हो जाता है। तो इस तरह से ये बोन लेंथ वाइज इलोंगेट करती चली जाती है, तो हेड से ही ऊपर की ओर खिंचती है बोन। ठीक है, तो ये इपिफिशियल सेंटर हो गया। दूसरी चीज जो कई बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं, नाम है उसका पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम एक डबल लेयर मेम्ब्रेन है बेटा, चीजें स्पेसिफाई करते चलिए, डबल लेयर मेम्ब्रेन है, याद रखिएगा। ठीक, पेरिओस्टियम एक डबल लेयर मेम्ब्रेन है, ये पूरी की पूरी बोन पर प्रेजेंट होगी, पूरी की पूरी बोन पर प्रेजेंट होती है, एक्सेप्ट इस पोर्शन पर। इसको कहते हैं आर्टिकुलर सरफेस, और जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होगा वो हाइलिन होगा। कभी भी जो बोन्स का आर्टिकुलेशन वाला सरफेस होता है, जहां से ज्वाइंट होती हैं बोन एक बोन से दूसरी बोन जब ज्वाइंट होती है ना, तो वहां पर ये हाइलिन कार्टिलेज होगा आर्टिकुलर सरफेस पर। बाकी पूरी बोन में आपको पेरिओस्टियम की लाइनिंग देखने को मिलेगी। फिर स्पेसिफाई करता हूं और अंदर जाता हूं, देखना कि किस तरह से एक्सप्लेन करूंगा। ये जो पेरिओस्टियम मैंने अभी बताया, ये बताया था मैंने कि डबल लेयर है, डबल लेयर थी ना। जो बाहर की लेयर होती है वो फाइब्रस, जो बाहर की लेयर होगी वो फाइब्रस लेयर होगी। आपको पता है ना, शीथ बनाती है, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की शीथ होती है, तो ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की शीथ होगी। और जो इनर लेयर होगी ना, पेरिओस्टियम की जो इनर लेयर होती है वो ऑस्टियोजेनिक लेयर होती है। ये सारे तरीके की बोन सेल्स को डेवलप करेगी। ये ऑस्टियोजेनिक लेयर जो है ये सभी तरह की बोन सेल्स को जन्म देती है, चाहे वो ऑस्टियोब्लास्ट हो, ऑस्टियोजेनिक स्टेम सेल्स हो, सिवाय ऑस्टियोक्लास्ट या बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स के। उसके अलावा ये ऑस्टियोजेनिक लेयर बाकी सभी बोन सेल्स को जन्म देती हैं। अब ये चीज मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन ये चीज पता होनी चाहिए आपको। अब आप कहेंगे ठीक है सर, आपने ये बता दिया कि सर ये इनर लेयर है, ये फाइब्रस लेयर है पेरिओस्टियम की,
एक और लेयर जो है जो हम लोगों को कंफ्यूज करती है, वो क्या है? क्या कौन सी लेयर है वो? एंडोस्टियल लेयर। ये देखिए, ये दिया है एंडोस्टियल लेयर। तो अब आप कहेंगे कि जो इनर ऑस्टियोजेनिक लेयर है और ये एंडोस्टियल लेयर है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये जो ये एंडो ऑस्टियोजेनिक लेयर है, ये एंडोएस्टियम। तो एंडोस्टियम जो है ये डेलिकेट, वेरी डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, वेरी डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू लेयर। और ये लाइन करती है, देखिए जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इट इज लाइनिंग द ट्रिबैकुली। ये ट्रिबैकुलर पैटर्न जो ये छोटा छोटा आपको दिख रहा है ना, इसी चीज को देखिए यहां पर ट्रिबैकुली के रूप में एनलार्ज किया है। बाहर की ओर कॉम्पैक्ट बोन का मैट्रिक्स, हमेशा लिखना चाहिए कॉम्पैक्ट बोन तो ठीक है, लेकिन ये कॉम्पैक्ट बोन का मैट्रिक्स है। तो बच्चे कम कंफ्यूज होते हैं कि एक तरफ लूज बोन है जो कि अभी ऑस्टियो, जिसमें अभी कैल्शियम का डिपोजिशन हो रहा है, कैल्सिफिकेशन के दौर में है, और बाहर की लेयर जो है वो कॉम्पैक्ट बोन की बनी हुई है, जिसको कि हम बोन मैट्रिक्स रिफर करते हैं। तो जो एंडोस्टियल लेयर है वो क्या कर रही है, ये देखिए, ये एंडोस्टियल की लेयर है, ये दीज लेयर्स। इट इज लाइनिंग द इनर साइड ऑफ द बोन। अब पेरियोस्टियम तो चलिए हो गया, इपीफाइसियल लाइन भी हो गई, स्पॉन्जी बोन को लाइन करने वाली एंडोस्टियल लेयर हो गई। तो इट इज लाइनिंग द डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू। काम क्या है इसका? इट इज लाइनिंग द स्पॉन्जी बोन। इट इज लाइनिंग द स्पॉन्जी बोन। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंपैक्ट बोन बाहर की ओर है, तो इसमें कंपैक्ट बोन बाहर की ओर दिखाया है। मेड्यूलरी कैविटी इज लाइंड बाय एंडोस्टियम। मेड्यूलरी कैविटी, ये अंदर की जो कैविटी दी है, इट इज लाइंड बाय एंडोस्टियल लेयर, लाइनिंग ऑफ द स्पंजी बोन। अब आप कंफ्यूज होंगे कि सर यहां पे स्पंजी बोन बता रहे हैं, यहां पर भी ये चीज दिखा रहे हैं। एंडोस्टियम तो पूरी जगह प्रेजेंट होती है बेटा, लेकिन एक फैक्ट है जो कि तुम लोग हमेशा रिमेंबर करना, जब बच्चा पैदा होता है ना, इन्फेंट, तो उसमें पूरी की पूरी जो बोन होती है, इट इज लाइंड बाय रेड बोन मैरो। बोन का मैरो स्पेस, अंदर का स्पेस, विच इज लाइंड बाय एंडोस्टियम। रट लो इस चीज को, मेडुलरी कैविटी और द मैरो स्पेसेस आर लाइंड बाय एंडोस्टियल लेयर। और ये एंडोस्टियम करती क्या है? इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस ऑस्टियोब्लास्ट। दिस एंडोस्टियम इज ऑल्सो गोइंग टू प्रोड्यूस ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स, यानी ऐसी सेल्स जो बोन मैट्रिक्स का सृजन करती हैं, क्रिएट करती हैं। ऑस्टियोब्लास्ट, ब्लास्ट माने बनना, ऑस्टियोक्लास्ट, क्लास्ट मतलब काटना, रीएब्जॉर्ब करने वाली सेल्स। ठीक, तो ये हो गई ऑस्टियोब्लास्ट की लेयर। अब एंडोस्टियम बता दिया। अब मैं आपको बता रहा था रेड बोन मैरो। क्या बला है भैया ये रेड बोन मैरो? रेड बोन मैरो बेसिकली हेमोपोएटिक सेंटर्स होते हैं। आरबीसी, हमारी लाल रक्त कोशिकाएं रेड ब्लड कॉर्पल्सेस बनाते हैं। तो लॉन्ग बोन्स में ये जो रेड ब्लड कॉर्पल्सेस है ये बना करती हैं। तो जो इन्फेंट होता है, जो बेबी होता है, उसके तो पूरी ही बोन में होती है, लेकिन जैसे जैसे ये इन्फेंट, टॉडलर और फिर धीमे धीमे करके चाइल्ड और फिर एडल्ट बनता है, तो दिस रेड बोन मैरो इज रिप्लेस्ड बाय येलो बोन मैरो। ये इंपॉर्टेंट है। द रेड बोन मैरो is replaced by yellow bone marrow।
इन एडल्ट्स। रेड बोन मैरो हेमोपोएटिक सेंटर्स थे, आरबीसी बना रहे थे। येलो बोन मैरोज लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। ठीक है, ये लिम्फोसाइट्स बनाएंगे। आप लोगों से नीट में यह भी पूछता है कि एडल्ट्स में हेमोपोएटिक सेंटर्स अगर लॉन्ग बोन मैरो के इस लॉन्ग बोन के मैरो स्पेसेस के अलावा बनती हैं तो वो कहां बनेंगी? तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू नीट एग्जामिनेशन। कई लोग इस चीज को मिस कर जाते हैं एट दिस पॉइंट। इस समय बताते हैं लेकिन बाद में बच्चे आर्टिकुलेट नहीं कर पाते इन चीजों को। तो अभी लिख लीजिए कि हेमोपोएटिक सेंटर्स जो कि स्पॉन्जी बोन, जो कि इपिफिशियल सेंटर में तो प्रेजेंट होते ही होते हैं। भाई एडल्ट में तो ये जो मैरो स्पेस था इट वाज कन्वर्टेड इनटू येलो बोन मैरो, तो बचा कहां? ये स्पॉन्जी बोन ही है लॉन्ग बोन्स की, जो कि हेमोपोएटिक सेंटर्स की तरह एक्ट कर रही हैं। इसके अलावा 3 और जगहें हैं जहां पर लाल रक्त कोशिकाएं एडल्ट्स में, वयस्क में बनती हैं। There are 3 more spaces other than this spongy bone which is present on the epiphyseal head of the long bones like femur, like humerus. इसके अलावा कहां पे प्रेजेंट होती हैं? कहां बताना चाह रहे हैं सर? डिप्लॉय ऑफ फ्लैट बोन्स सबसे पहला। डिप्लॉय ऑफ फैट बोन्स नंबर 1। कुछ इरेगुलर बोन्स भी होती हैं, जैसे पेल्विक गर्डल में स्कियम है, प्यूबिस है, तो ये इरेगुलर बोन्स है। तो हिप बोन्स में भी हेमोपोएटिक सेंटर्स होते हैं, हिप बोन्स। ठीक है, ये क्या मैं बता रहा हूं आप लोगों को? हेमोपोएटिक सेंटर्स। ठीक है, 2 हो गए। तीसरा बेटा एल्वियोलर सॉकेट्स में। तो ये 3 सेंटर्स हैं हेमोपोएटिक सेंटर्स अदर देन दिस स्पॉन्जी बोन विच इज प्रेजेंट ऑन द इपीफाइसिस ऑफ द लॉन्ग बोन्स। ये हेमोपोएटिक सेंटर्स हैं, इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए, दी मैंने आपको। ठीक है, ठीक है। तो एंडोस्टियम हो गया। डायफाइसिस क्या है? इस शाफ्ट को कहते हैं। ये शाफ्ट जो होता है कॉम्पैक्ट बोन का, दिस इज नोन एज डायफाइसिस। ठीक, ये प्रॉक्सिमल, ये दोनों पोर्शन जो हैं ये इपिफिशियल पोर्शन है, याद रखिएगा। दिस इज अ हाइलिन कार्टिलेज जिसको नीले रंग से यहां पर डायग्राम में डिपिक्ट किया गया है। ठीक, ऊपर और नीचे इपिफाइसिस, बीच में डायफाइसिस, और ये याद रखिएगा कि ये एपिफिशियल लाइन जो है, दिस लाइन, जहां पर ऑस्टियोजेनिक एक्टिविटीज लगातार होती रहती हैं, बोनी मैट्रिक्स सिक्रीट होता रहेगा एंड सब्सिक्वेंटली कैल्सीफाई होता चला जाता है, जिसकी वजह से लॉन्ग एक्सिस के अलोंग बोन की ग्रोथ पॉसिबल होती है। ठीक, एडल्ट में इसी एपिफिशियल लाइन का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी हाइट रुक जाती है, एक वक्त के बाद फिर बढ़ती नहीं। ठीक है, अच्छा साहब, अब हम आ जाते हैं इसके थोड़ा अंदर। मैंने एक डायग्राम और बनाया है, इस डायग्राम में बोन के अंदर की चीजें दिखाने की कोशिश की हैं। ये येलो बोन मैरो है, जिसको मैं अभी थोड़ी देर पहले रिफर कर रहा था कि एडल्ट्स में द रेड बोन मैरो इन द डायफाइसिस इज रिप्लेस्ड बाय येलो बोन मैरो विच आर प्रोड्यूसिंग द लिम्फोसाइट्स। ठीक है, कंपैक्ट बोन का स्ट्रक्चर आपको पता है, बाहर का जो पोर्शन है वो कंपैक्ट बोन है, अंदर में मेडुलरी स्पेसेस हैं। ये पेरियोस्टियम है, जिसको कि मैंने बताया था कि डबल लेयर होता है, पेरियोस्टियम इज डबल लेयर्ड। परफोरेटिंग शार्पीज फाइबर्स, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, शार्पीज फाइबर्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डज दे डू, व्हाट पर्पस डू दिस सर, दी शार्पीज फाइबर? ये एक्चुअली में करते क्या है कि पेरियोस्टियम को अंदर वाली बोन के साथ जोड़े रखते हैं, कंपैक्ट बनाए रखते हैं। ये नहीं रहेंगे तो फिर ये कभी ना कभी निकल के अलग हो जाएगी, पील ऑफ हो जाएगी बोन से। तो these Sharpie's fiber maintain the patency of this periosteal layer to the inner line bone matrix। ठीक,
और ये न्यूट्रिएंट आर्टरी है। आपको ये पता होना चाहिए, कई जगह पर मेंशन नहीं करता, मैं यहां पे बता देता हूं कि पेरियोस्टियम के अंदर परफोरेशंस होते हैं जिसमें से आर्टरी अंदर जाएगी। ये देखिए, ये छोटे छोटे कॉम्पैक्ट बोन के अंदर ये स्पेसेस दिख रहे हैं आपको, ये आर्टरी जो होती है इन्हीं के थ्रू अंदर घुसती है। कॉम्पैक्ट बोन के अंदर जो कनाल्स होते हैं, लॉन्जिट्यूडनल कनाल्स होते हैं, क्या कहा जाता है उनको? हार्वेशियन कनाल्स। और ये जैसे दिस इज अ हार्वेशियन कनाल, क्या है ये? हार्वेशियन कनाल है कि नहीं? तो ये एक हार्वेशियन कनाल है, ऐसा ही यहां एक हार्वेशियन कनाल होगा, ये भी हार्वेशियन कनाल होगा। तो ये लॉन्ग एक्सिस के अलॉन्ग है ना सारे कनाल्स, तो इनको कह देते हैं लॉन्जिट्यूडनल कनाल्स। इनके थ्रू नर्व्स, आर्टरीज और वेन्स अपना रास्ता अंदर की ओर लाती है। भाई बोन इज अ ग्रोइंग टिश्यू ना, तो इट विल नीड न्यूट्रिएंट्स, तो वो न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन ये आर्टरीज ही पहुंचाती हैं बोन में। अच्छा, कुछ बोन्स होती, कुछ क्या कहोगे आप, कैनाल्स होते हैं जो कि लॉन्जिट्यूडनल कैनाल्स को आपस में जोड़ते हैं, ऐसे सड़क की तरह है, दो सड़कें जा रही हैं, बीच में एक छोटी सड़क दो बड़ी सड़कों को जोड़ रही है। तो इन कैनाल्स को हम लोग क्या कहते हैं? एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है इसका? वोक्समैन कनाल कहते हैं। क्या कहते हैं? वोक्समैन कनाल कह दिया। तो ये ट्रांसवर्स कैनाल्स हैं, इस एक्सिस पर रन कर रहे हैं, वो सीधी एक्सिस पर रन कर रहे थे, बोन की सीधी एक्सिस पर रन करते हैं तो हार्वेशियन हो गए। बोन की ट्रांसवर्स एक्सिस पर रन करेंगे, वोक्समैन हो गए। तो हालांकि ये चीज मैंने आपको तब भी पढ़ाई है जब मैं आपको टिश्यू पढ़ा रहा था, जिसमें इनके लैमेलर सर्फेसेस, ऑस्टियोसाइट्स, लेकुनी, कैनिकुलाइज के बारे में सब कुछ बताया था। ठीक है, इफ यू हैव टू रेफर टू दैट देन यू कैन रेफर टू माय लेक्चर, द प्रीवियस लेक्चर ऑन स्ट्रक्चर, जिसमें कि मैंने टिश्यू एक्सप्लेन किया है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड द बोन। इसके अलावा नर्वस टिश्यू को भी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उस लेक्चर को आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द बोन। नाउ वी कम ऑन टू द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कार्टिलेज। इससे अच्छा डायग्राम आपको दिखने को नहीं मिलेगा ना, आज तक कभी किसी ने दिखाया होगा। मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर। सबसे पहले कलर कोडिंग समझ लीजिए आप। जो ब्रॉन्ज रंग से दिखाया है वो एक्सियल स्केलेटन है, जो गोल्डन कलर से दिखाया है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन है। इस चीज को तो मैं आपको और भी ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा ही करूंगा। तो ये तो बोन है, फिलहाल हम कार्टिलेज के बारे में जानते हैं। तो कार्टिलेज को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 भागों में बांटा गया है, हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेजेस एंड फाइब्रो कार्टिलेजेस। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन है, मैंने बनाया है, उसको आप देखिएगा। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कार्टिलेज या तो हाइलिन हो सकते हैं, इलास्टिक हो सकते हैं, या फाइब्रो कार्टिलेजिनस हो सकते हैं। तो हाइलिन कार्टिलेज को हमने ब्लू रंग से दिखाया है, इलास्टिक कार्टिलेज को हरे रंग से दिखाया है, और फाइब्रो कार्टिलेज को हम मरून रंग से दिखाए हैं। आइए देखिए कहां कहां पर ये चीजें पाई जाती हैं। सबसे हम पहले उठाते हैं हाइलिन कार्टिलेज को। देखिए ये ब्लू रंग कहां कहां देखने को आपको मिल रहा है। ये ब्लू कलर है, ये ब्लू है। बनाता चल रहा हूं, कार्टिलेज ऑफ द नोज, नेजल सेप्टम, हाइलिन कार्टिलेज। कार्टिलेज एट द इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स आर fibrocartilaginous in nature, while the intercostal cartilages are again hyaline in nature, ब्लू रंग से। आर्टिकुलर कार्टिलेज, मैंने ये पहले भी बताया है कि जहां पर बोन आपस में आर्टिकुलेट करेंगी वहां पर हाइलिन कार्टिलेज पाया जाएगा। हाइलिन को हाइलिन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोई भी फाइबर नहीं होता है, पानी की तरह होता है। हाइलिन मतलब पानी, कलरलेस। फाइबर अगर प्रेजेंट होगा, येलो फाइबर, तो वो इलास्टिक हो जाएगा, और ज्यादा फाइबर्स प्रेजेंट हो जाएंगे तो फाइब्रो कार्टिलेजिनस हो जाएगा। तो जहां पर ये हाइलिन कार्टिलेज पाए जा रहे हैं उन एरियाज को यहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक, तो आपको पता चल गया। इस डायग्राम को अपने दिमाग में बसा लीजिए। ठीक, देखिए यहां भी आर्टिकुलर सरफेस है,
ये भी आर्टिकुलर सर्फेसेस हैं, सब जगह पर हाइलिन कार्टिलेज देखने को मिलेगा। ये देखिए हाइलिन कार्टिलेज है कि नहीं है। इसके अलावा ये देखिए आप क्रिक्वाइड कार्टिलेज है, थायराइड कार्टिलेज है, पूरी की पूरी ट्रैकिया है, तो ये सब की सब हाइलिन कार्टिलेज से बनी हुई है, इसीलिए इसको नीले रंग से दिखाया है। तो इस डायग्राम को बस आप अपने दिमाग में रख लीजिए, बहुत बार पढ़ने की पैराग्राफ के बीच में अंडरलाइन करने की जरूरत ही नहीं है। बस ये डायग्राम अपने दिमाग में रखिए, इस डायग्राम से ही एग्जामिनेशन में आप जब याद करना शुरू करोगे तो चित्र जल्दी याद आता है। लिखी चीजें एक बार भूल जाएं, तो जो चीजें एनसीईआरटी में लिखती हैं सिंह सर क्या करते हैं, उसको चित्र के फॉर्म में आपके सामने ले आ देते हैं। तो मेरा मकसद सिर्फ यही नहीं होता है कि मैं आपको पढ़ाऊं, मैं चाहता हूं कि पढ़ाई हुई चीज याद भी रह जाए। तो उसके तरीके हैं अलग अलग, तो जिन तरीकों से मैं पढ़ के डॉक्टर बनाऊं, मैं चाहता हूं कि आप भी वही करें। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं इलास्टिक कार्टिलेज पर। ठीक है, तो इलास्टिक कार्टिलेज देखिए, कार्टिलेज ऑफ द एक्सटर्नल ईयर, ये पिना इलास्टिक है ना, नेचर में इलास्टिक है। ऐसे देखिए ये एपिग्लॉटिस, वो वॉल्व जो कि एयरवे और ईसोफेगस के बीच में एक वॉल्व की तरह काम करता है, दैट एपिग्लॉटिस इज इलास्टिक इन नेचर, इलास्टिक कार्टिलेजेस है ये। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं फाइब्रो कार्टिलेज पे। मोस्ट ऑफ द बॉडी में ज्यादातर जगह पर आपको फाइब्रो कार्टिलेजनस देखने को मिलेंगे। तो आप ये देखेंगे कि कार्टिलेज ऑफ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क, दो डिस्क के बीच में फाइब्रो कार्टिलेज होगा, क्योंकि फाइब्रो कार्टिलेज का काम होता है सपोर्ट भी देना और थोड़ा सा मूवमेंट भी कराना। एज्यूम करिए कि ये इलास्टिक कार्टिलेज अगर आपके वर्टिब्री में होता तो क्या आप इरेक्ट खड़े रह पाते? आप हमेशा जो है खिलौने की तरह कभी इधर हो जाते, क्योंकि इलास्टिक कार्टिलेज इज वेरी इलास्टिक इन नेचर। तो वो क्या भला सपोर्ट देगा? बिल्कुल सपोर्ट नहीं देगा। तो इसीलिए ऐसी जगहों पर नेचर ने हमें फाइब्रो कार्टिलेज दिया है, जैसे रीढ़ की हड्डी। अब एकदम स्टिफ भी नहीं कर सकते हम इसको कि झुक ही ना पाए आदमी, काम ही ना कर पाए, थोड़ा झुक भी सके लेकिन सपोर्ट भी मिलता रहे। तो वो दोनों क्वालिटी जो होती है वो फाइब्रो कार्टिलेज में होती है। तो ये फाइब्रो कार्टिलेज जो है आपके, ये यहां इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बीच में यहां पाए गए। देखिए यहां भी फाइब्रो कार्टिलेज है, उसको प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं ना। फिर मेनिस्कस, पैड लाइक कार्टिलेजेस ऑफ द नी जॉइंट और आर्टिकुलर कार्टिलेज ऑफ अ जॉइंट। यहां तो हाइलिन पाया जाएगा आर्टिकुलर कार्टिलेज पे, लेकिन नी जॉइंट और प्यूबिक सिम्फाइसिस और इंटरवर्टिब्रल डिस्क, यहां पर आपको किस तरह के कार्टिलेज देखने को मिल रहे हैं? फाइब्रो कार्टिलेज। ये प्यूबिक सिम्फाइसिस पर, यहां पर, और ये नी जॉइंट पर। यहां बहुत ज्यादा जरूरत होती है ना हमें इन कार्टिलेजेस की, यहां पर फाइब्रो कार्टिलेज की, जॉइंट को स्टेबलाइज करना होता है। यहीं पर पटेला भी है कि नहीं? तो पटेला किस तरह की बोन है अभी बताऊंगा आपको मैं, याद रखिएगा। पटेला इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ बोन। पता है कि नहीं आप लोगों को? दिस इज बेसिकली अ क्रैश कोर्स। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि कुछ चीजें आपको पता है, हालांकि मैं आपको पटेला के बारे में भी बताऊंगा जब मैं आपको बोन डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन फॉर अ टाइम बीइंग दिमाग आपका जाना चाहिए हर उस जगह। मैं चाहता हूं कि कोई भी नॉलेज अगर आपके दिमाग में है तो वो इट शुड बी ऑन द टिप ऑफ योर टंग। जब मैं पटेला बोलूं तो आपको पीसी फॉर्म बोन रिस्ट की याद आ जानी चाहिए। ये दोनों बोनों में एक खास बात है, क्या सिमिलैरिटी है? दिमाग तुरंत चलना चाहिए। डॉक्टर्स आर वेरी एप्ट। ठीक, कुछ छूटा तो नहीं? आओ, जैसा वहां किया था वैसा यहां भी मैंने किया है। यहां पर हरे रंग से मैंने ग्रीन रंग से पूरा एक्सियल स्केलेटन ही बना दिया है, ताकि एक आपको मोटा मोटा आइडिया रहे, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। यार देखो इसमें स्कैपुला वगैरह जो दिखाया है, पेक्टोरल गर्डल, अपर लिम्ब, ये सब कुछ अपेंडिकुलर स्केलेटन हो गया। ये लेग्स की बोन है, हैंड्स की बोन है, पीछे शोल्डर बोन है,
इवन कॉलर बोन जो है, ये कॉलर बोन, ये सब की सब गोल्डन कलर की हैं, यानी अपेंडिकुलर स्केलेटन है। और जो ग्रीन रंग से दिखाया है वो क्या क्या है? स्कल दिखाया है, थोरैसिक केज जिसमें रिब्स है, स्टर्नम है, थोरैसिक वर्टिब्री है, ये वर्टिब्रल कॉलम जो दिखाया हुआ है, ये सैक्रम जो दिखाई हुई है ना, बोन्स ऑफ द पेल्विक गर्डल देखो, ये सारा का सारा एक्सियल स्केलेटन है। तो एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या आ गया? स्टर्नम और रिब्स, देखो वर्टिब्री आया कि नहीं, बोन्स ऑफ पेल्विक गर्डल, ठीक, पूरा का पूरा वर्टिब्रल कॉलम, थोरैसिक केज विच इज मेड अप ऑफ रिब्स दिया है, स्टर्नम, रिब्स, फेशियल बोन्स, पूरा का पूरा स्कल, ठीक। क्लेविकल देखो ध्यान से, इस जगह पर ध्यान दो, ये रिब है, ये क्लेविकल है। तो क्लेविकल को जो है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन में मानते हैं, कंफ्यूज मत कर जाना बेटा है। तो बेसिकली स्कल की बोन, वर्टिब्रल कॉलम और आगे का रिब केज अलोंग विद द स्टर्नम, इसको कह देते हैं कि ये एक्सियल स्केलेटन है। और बाकी लिम्ब्स, बोन की बोन्स ऑफ द लिम्ब्स इंक्लूडिंग द गर्डल्स आर अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक। एक एक करके मैं सारी बोन्स को एक्सप्लेन करूंगा। ये डायग्राम आपके सामने है, देख लीजिए। दिस इज टीबिया, दिस इज फिब्यूला। टीबिया मोटी है, आपके लेवल पे आपको यही समझना है कि आउट ऑफ द टू जो टीबिया होती है इट इज थिक, जो फिब्यूला होती है इट इज थिन, ठीक। टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फैलेंजेस सबके बारे में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं बोन से। जिन बच्चों ने साल भर पढ़ाई नहीं की है वो भी इस फिगर को देख के समझें, ठीक। जैसे यहां पे टार्सल, मेटाटार्सल, फैलेंजेस हैं, वैसे ही यहां पर भी कार्पल्स हैं, मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस हैं, ठीक। ये फीमर हो गई, ये पटेलर बोन हो गई। पटेलर बोन सिस्मॉइड कहते हैं ना। देखिए ये रेडियस, अल्ना, ये सारा स्ट्रक्चर है पूरा। क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स, 14 फेशियल बोन्स, 14 इन नंबर, सारा नंबर बताऊंगा आपको। चार्ट बना रखा है मैंने आपके लिए, देखेंगे? दिखाता हूं, वो चार्ट दिखाता हूं मैं आपको। ये बेटा इसमें फेस की बोन्स दिखाई हैं मैंने और स्कल की बोन्स अलग दिखाई हैं मैंने, देख लीजिए। आगे का फ्रंटल बोन, ये जो माथे की बोन होती है फ्रंटल, ठीक। ऑक्सीपिटल बोन, ये देखिए ये पीछे का पोर्शन आपके हेड का, ये पोर्शन ऑक्सीपिटल बोन का। साइड में ये क्या है? टेम्पोरल बोन, ये टेम्पोरल बोन, ये पोर्शन, टेम्पोरलिस मसल जुड़ी हुई है ना यहां पर, ठीक। और ये क्या हुए? ये पोर्शन क्या हुआ? पेराइटल बोन का, पेराइटल बोन का, ठीक। तो ये 4 मेजर बोन्स हैं जो कि स्कल बनाती हैं। साइड व्यू है, ऐसा ही एनसीईआरटी में दिया है, बस ये थोड़ा सा ज्यादा डिस्क्रिप्टिव है। अब इन बोन्स के अलावा ये पता होना चाहिए कि ये जो स्कल बोन्स होती हैं ये कैसी बोन्स हैं? फ्लैट बोन्स हैं, फ्लैट बोन्स हैं। कैसी बोन है? फ्लैट बोन्स। इसमें जो स्पंजी बोन होती है वो सैंडविच होती है बिटवीन द टू कॉम्पैक्ट बोन। जानते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? बनाता हूं स्ट्रक्चर। देखिए ये एक कॉम्पैक्ट बोन हो गई, नीचे दूसरी कॉम्पैक्ट बोन बना दीजिए ऐसे, और इसके बीच में वही कैंसिलस बोन बनाइए, ट्रिबैकुलर पैटर्न वाली, ऐसी।
यही कह रहा था, ऊपर वाली कॉम्पैक्ट बोन हो गई और नीचे वाली भी कॉम्पैक्ट बोन है, बीच में ये कैंसिलस बोन है। बीच में ये सैंडविच। तो इस तरह की बोन्स होती हैं स्कल की बोन्स, ठीक है। और हर बोन के बीच में एक, अब हम वो वर्ड बाद में यूज करेंगे, इमूवेबल जॉइंट है। आर्थ्रोडियल जानते हैं? आर्थ्रोडियल नहीं समझते, बताता हूं। सूचर्स प्रेजेंट होते हैं। सूचर्स का मतलब होता है जॉइंट्स ऑफ द स्कल बोन। ये वर्ड और कहीं नहीं यूज किया जाता। स्कल बोन जो आपस में फ्यूज करती हैं, दे विद द हेल्प ऑफ अ सूचर, ये दिया हुआ है। तो मे बी एनसीईआरटी में आप लोगों से पूछे कि ये हो गई पेराइटल बोन और ये हो गई ऑक्सीपिटल बोन, तो इनके बीच में जो सूचर है उसका नाम क्या है? तो लैम्डॉइड सूचर नाम है, लैम्डॉइड सूचर, लैम्डा, लैम्डॉइड सूचर, ठीक। तो इसी तरह से पेराइटल बोन और फ्रंटल बोन के बीच में कौन सा ये सूचर है? ये कोरोनल सूचर। जैसे कंट्री नहीं है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है? रेड क्लिफ लाइन। तो इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी लाइन है? मैकमोहन लाइन। तो ये रेखाएं हैं भाई। तो जैसे उन रेखाओं का नाम है वैसे इन रेखाओं का नाम है, ठीक है। ये टेम्पोरल बोन है, ये पेराइटल बोन है। तो इन दोनों के बीच में जो सूचर है उसको कहते हैं स्क्वैमस सूचर। और इसी तरह से ये टेम्पोरल बोन है, ये ऑक्सीपिटल बोन है। तो इनके बीच में जो सूचर है उसको कहते हैं ऑक्सीपिटोमास्टॉइड। मास्टॉइड टेम्पोरल बोन का ही पोर्शन होता है बेटा। मास्टॉइड एंट्रम, ये कान के जो पीछे की ये हड्डी है, इसको मास्टॉइड कहते हैं। तो ये टेम्पोरल बोन का ही पार्ट होता है। तो इसी वजह से इसको ऑक्सीपिटोमास्टॉइड सूचर का नाम दिया गया है, ठीक है। और क्या चीजें देखने को मिल रही है इसमें? एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीएटस, वही कान के पीछे बताया था। तो ये एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीएटस है। जब ये कान हटा देंगे तो एक छेद दिखेगा जो कि अंदर की ओर जा रहा है कान में। मास्टाइड प्रोसेस, स्टाइलॉइड प्रोसेस, ये कान के पीछे का जो ये हड्डी हम बता रहे थे, और ये स्टाइलॉइड प्रोसेस, ये सब टेम्पोरल बोन के पार्ट हैं, ठीक। फिर ये मैंडिबुलर बोन है, ये अब फेस में आ जाएगी। मैंडिबल जो है वो फेस में चली जाएगी। अभी तक हम स्कल से ही कंसर्न्ड हैं, ठीक। तो इतना तो आपको स्कल में दिखा। अब हम फेस की जो हड्डियां हैं आगे, यहां से नीचे का पोर्शन, ये फेस की हड्डियां पढ़ेंगे। तो फेस की हड्डी करनी है, आगे से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप आ जाओ, ये देखो, आप लोग आंख को समझते हो कि आंख जो है वो अलग से, ये जो फ्रंटल बोन है वही ये ऑर्बिटल सॉकेट्स बनाती है जिसके अंदर आईज लॉज्ड हैं। तो ये बेसिकली फ्रंटल बोन का ही पार्ट होती है, ठीक है। तो जो, हालांकि जब आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो ऑर्बिट होती है अंदर की, तो इसके कई अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जाइगोमेटिक बोन हमारी, ये है जाइगोमेटिक प्रोसेस, ये जाइगोमा, ये बोन, ठीक। इथमॉइडल बोन और लैक्राइमल प्लेट या लैक्राइमल बोन, ये नाक हटा दीजिए तो यहां पे नेजल स्पाइन दिखेगी, उसको हटा दीजिए तो दोनों साइड में, यानी अगर पैलेट, हार्ड पैलेट के ऊपर से अप्रोच करें तो ये और ये यहां पर, जहां पर मेरा चश्मा ठहरता है, यहां पर इथमॉइडल बोन और लैक्राइमल बोन्स आपको देखने को मिलेंगी।
मतलब अगर आपके सामने स्कल होगा तो आपको उसका कोरोनल सेक्शन काटना होगा उस चीज को देखने के लिए, ठीक। फिर ये लैक्राइमल फोसा है, ये नेजल स्पाइन, ये नेजल बोन जिसकी मैं बात कर रहा था। ये आगे की जाइगोमेटिक बोन है जो कि पीछे की ओर जाइगोमेटिक प्रोसेस के रूप में आगे चली जा रही है। जाइगोमा, जाइगोमेटिक बोन। मैक्सिला, ये जिसमें टीथ लॉज हैं सारे, एल्वियोलर प्रोसेसेस, अपर टीथ सारे मैक्सिला में, लोअर टीथ सारे मैंडिबल में। ये नीचे का पोर्शन है मैक्सिला और मैंडिबल, टीथ हो गए। मैक्सिला, ये मैंडिबल में ये मेंटल फोरामेन है, मेंटल नर्व निकलती है यहां से, ये सप्लाई करती है, ठीक है, चिन के प्रोसेस को। फिर ये जो रैमस पोर्शन है मैंडिबल का, उसमें कोरोनॉइड प्रोसेस होता है और कॉन्डाइलर प्रोसेस होता है। दो तरह के प्रोसेस हैं, ये देखिए। ये तो ये कंडाइलर प्रोसेस हो गया, ये कोरोनॉइड प्रोसेस हो गया। ये मैंडिबल के अपने पार्ट हैं, ठीक है। फिर ये मैंडिबुलर नॉच है, दिस इज नोन एज मैंडिबुलर नॉच। ये बेसिकली सारे एनाटॉमिकल फीचर्स हैं, यू विल रेफर टू दिस। मैंडिबल का रैमस है, दिस इज नोन एज रैमस पोर्शन। मैंडिबुलर, ये एंगल है। बेसिकली ये तब आप पढ़ते हैं ये सारी चीजें जब फ्रैक्चर्स पढ़ेंगे। तो ये एक, इसके अलावा एक बोन रह गई यार, स्फेनॉइड बोन। ये तो पढ़ रखी है आपने ना, ये अंदर की ओर होती है, आईज के पीछे और पैलेट के ऊपर। भाई मैक्सिला के जो ये पोर्शन है, ये पैलेट का पोर्शन है ना, तो पैलेट को परफोरेट करके जब आप ऊपर जाइए, यहां से ऊपर जाइए, यहां पर ये स्फेनॉइड बोन देखने को मिलती है। बट ये लिखा हुआ है ना, ग्रेटर विंग ऑफ द स्फेनॉइड बोन। ये कहां पढ़ा है आपने स्फेनॉइड बोन? नर्वस सिस्टम में जब आप नहीं, सेला टर्सिका, वो यही स्फेनॉइड बोन में होती है जिसमें पिट्यूटरी लॉज करती है। सेला टर्सिका, दैट डिप्रेशन स्फेनॉइड बोन का है, बटरफ्लाई शेप होती है स्फेनॉइड बोन। ये हो गई बोन्स। कोई पूछेगा तो बता देंगे ना पोजीशन कैसे कैसे कहां है। स्कल हो गया, फेशियल बोन्स हो गई, वर्टिब्रल कॉलम। खैर इस फिगर में क्या ही बताना है। ऊपर वाली 7 सर्वाइकल वर्टिब्री हैं, गले को जो लाइन करती है सर्वाइकल वर्टिब्री। इस लेवल पे कंधे के लेवल से शुरू हो जाती हैं थोरैसिक वर्टिब्री, T1 टू T12 यानी 12, यहां से लेकर के यहां तक थॉरेक्स को लाइन करती है ना, जो हमारा धड़ है, थॉरेक्स को लाइन करती है। उसके बाद नीचे जैसे आप आएंगे ये पोर्शन, तो दैट इज नोन एज लंबर वर्टिब्री। इसमें 5 हैं, L1 टू L5, L1, L2, L3, L4, L5। लंबर पेन, लंबर पंचर हैं, आजकल बहुत ही ज्यादा समस्या हो रही है इस रीजन में, ठीक है। नीचे सैक्रम और कॉक्सिक है, ये 5 फ्यूज होकर के एक बना देती हैं, और कॉक्सीजियल या कॉक्सिक या टेल बोन ये 4 फ्यूज होकर के एक वर्टिब्री बना देती है। तो 7 ये हो गया, 12 ये हो गया, तो 7 12 19, और 19 और 5 24, और इनको एक और एक कंसिडर करिए, तो टोटल 26 वर्टिब्री। पहले नहीं कहा जाता था 33 वर्टिब्री,
तो 33 को अब हम लोग 26 इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि जो सैक्रल वर्टिब्री है हम उसकी 5 वर्टिब्री को फ्यूज मान करके एक कंसिडर करते हैं और कॉक्सिक वर्टिब्री जो है उसकी 4 को मान करके एक कंसिडर करते हैं। तो 24 ऊपर की और 2 नीचे की 26 हो गई वर्टिब्री, ये है। बाकी ये कर्वेचर जो दिया हुआ है, ये कर्वेचर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए सर्वाइकल कर्वेचर यानी पहला कर्वेचर ये है, फिर थोरैसिक कर्वेचर ये है दूसरा कर्वेचर, फिर लंबर कर्वेचर ये है, फिर कॉक्सिजियल कर्वेचर ये है। तो 4 तरीके के कर्वेचर हैं। कर्वेचर का मतलब होता है लचक पाई जाती। भाई पहली इस एक्सिस में पाई जा रही है, दूसरी बाहर की ओर आ रही है, तीसरी और बाहर जा रही है, चौथी फिर अंदर आ रही है। तो यही 4 कर्वेचर होते हैं, ठीक है। कुछ और चीजें भी दी हुई हैं जिसको कि आप इस फिगर में समझ सकते हैं। ये एक टिपिकल सर्वाइकल थोरैसिक वर्टिब्री है, थोरैसिक वर्टिब्री है। तो अब ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स हैं, फाइब्रोकार्टिलेज की बनी हुई थी ना, दिखाया तो था उसमें। ये वही इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, सबके बीच में प्रेजेंट होती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये इंटरवर्टिब्रल फोरामेन है, ठीक। स्पाइनस प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये सब जितने भी प्रोसेस हैं मसल्स के अटैचमेंट के लिए होते हैं। तमाम तरह की मसल्स हैं, लॉन्गिस्मस कैपिटस है, सिरेटस एंटीरियर है, ये पीछे की ओर आकर के अटैच होती हैं, ठीक है। तो ये स्पाइनस प्रोसेस अंदर की ओर होता है, ये होता है स्पाइनस प्रोसेस मसल अटैचमेंट के लिए, ठीक। ये वर्टिब्रल फोरामेन है। तो भाई फोरामेन मैग्नम से जब ये फोरामेन मैग्नम से जब मेडुला लीव करती है हमारे स्कल को, तो इसी वर्टिब्रल कैनाल में ही तो नीचे तक जाती है। तो उसके जाने के लिए बीच में कोई स्पेस नहीं मिलेगा। तो ये वही वर्टिब्रल फोरामेन है। इसी फोरामिना के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड नीचे की ओर प्रोसीड करती है, ठीक है। अब एक वर्टिब्री, ऊपर वाली वर्टिब्री नीचे वाली वर्टिब्री से यही सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट्स, और ऐसे जैसे ये आर्टिकुलर फेसेट्स है वैसे ही इंफीरियर, अच्छा ये सामने से व्यू है दिखाएगा नहीं, सुपीरियर और इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट्स प्रेजेंट होते हैं। ये रिब्स आपस में जुड़ी होती हैं इनसे, सुपीरियर और इंफीरियर आर्टिकुलर। सुपीरियर वाली से ये अपने ऊपर के रिब को जोड़ती है और इंफीरियर वाली से ये अपने नीचे के रिब से जुड़ी होती है। ज्वाइंट्स हैं वर्टिब्री के, ये थोड़ा है कि खाली फाइब्रोकार्टिलेज की वजह से ही टिके हुए हैं आपस में। अरे भाई बोन्स में ज्वाइंट्स नहीं होंगे, इन हड्डी और इस हड्डी में ज्वाइंट नहीं है, कार्टिलेज तो यहां भी है, ठीक है। तो ये ज्वाइंट्स होते हैं आपस में। तो सुपीरियर और इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस क्या करते हैं, अगर आप लोगों से पूछेगा तो कह दीजिएगा कि ऊपर और नीचे वाली वर्टिब्री से आर्टिकुलेशन का मतलब होता है ज्वाइंट करते हैं। ये बॉडी है थोरैसिक की, यहीं पे आप वो देखते हो ना सारा न्यूक्लियस पल्पोसम और जाने क्या क्या, यही है वो जगह। सुपीरियर कोस्टल फेसेट्स फॉर द हेड ऑफ द रिब एंड ट्रांसवर्स कोस्टल फेसेट फॉर द ट्यूबरकल ऑफ द रिब। जो रिब आगे स्टर्नम से अटैच होती है वो पीछे जाकर के वर्टिब्री से अटैच होती है ना। तो जो हमारी रिब का ये वाला पोर्शन होता है ऐसा होता है ना, 2 हेड होते हैं हमारी रिब में, तो ये जाकर के इसी से अटैच होते हैं पीछे रिब से। भाई ये जो पसली है वो आगे इस सीधी बोन जो स्टर्नम इससे अटैच होगी और पीछे जाकर के वर्टिब्री से अटैच होगी। तो वर्टिब्री में बाकायदे एक फेसेट होता है भाई कि वहां पर आकर के अटैचमेंट हो। जैसे जब हेलीकॉप्टर कहीं उतरता है तो हेलीपैड बनाया जाता है ना, वो जगह होती है उसके उतरने की ना। तो वैसे ही ट्रांसवर्स कोस्टल फेसेट और सुपीरियर कोस्टल फेसेट्स जो होते हैं ये वो जगहें हैं जहां पर जाकर रिब अटैच हो, ठीक है। अब ये जो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन दिया हुआ है ना बेटा, इससे क्या होता है कि
यहां से, अब ये इसमें थोरैसिक वर्टिब्री में नहीं दिया है, लेकिन सर्वाइकल वर्टिब्री में जो होते हैं फोरामेंस होते हैं बोथ, यहां दोनों तरफ, यहां और यहां दो फोरामेन भी होते हैं। वर्टिब्रल आर्टरी ऊपर की ओर एक्सटेंड करती है इन्हीं फोरामेंस से। ये आर्टरी अंदर जाएगी ब्रेन में, सर्किल ऑफ विलीज बनाएगी और पूरे के पूरे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। इस सर्कुलेटरी सिस्टम में आप पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में, तो फिलहाल तो बस आप इतना जान लीजिए कि सर्वाइकल इस वर्टिब्री से ऊपर सब में, क्योंकि एट द लेवल ऑफ क्लेविकल, इस क्लेविकल के लेवल पे ही क्या होता है कि वो आर्टरी ऊपर की ओर निकलती है। भाई जो आर्च ऑफ एओर्टा है वो यहां पे निकलती है, यहीं से इमर्ज करके ऊपर की ओर निकल जाती है। तो नीचे के वर्टिब्री में उस फोरामेन का क्या ही मतलब है। ठीक है, तो ये वर्टिब्रल कॉलम है एज एक्सप्लेन्ड एज पर द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के बाहर नहीं है कुछ, बस चीजें हैं लिखी हुई, मैं बता देता हूं आपको, जानकारी होनी चाहिए। अब आ जाइए रिब केज पर। जो एनसीईआरटी में दिया है वो सब कुछ इस फिगर में बना है। रिब केज, ट्रू रिब्स 1 to 7, चित्र देखेंगे तो जल्दी याद रहेगा ना, देख लीजिए चित्र। ट्रू रिब्स 1 to 7, पहली 7 पेयर ऑफ रिब्स को ट्रू रिब्स कहा जाता है। एनसीईआरटी में क्या कहते हैं इसको? वर्टिब्रो स्टर्नल, यानी वर्टिब्रा और स्टर्नम से जुड़ी होगी, ये है ना बॉडी ऑफ स्टर्नम। और फॉल्स रिब 8 से 12, और उसमें फ्लोटिंग रिब्स कह रहे हैं 11 और 12 को, ये फ्लोटिंग रिब्स हो गई। तो फॉल्स रिब जो एनसीईआरटी दिया है उसको आप 8 से 10 कह सकते हैं, तो 8 to 10, यानी 8th पेयर, 9th पेयर, 10th पेयर, ये जो 3 पेयर होंगे इनको क्या कह देती हैं? वर्टिब्रो कॉन्ड्रल, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। ये फॉल्स रिब्स किससे अटैच हो जा रहे हैं? ये देखिए यहां पे ये बना हुआ है ना, तो 7th रिब से बाकी ये जो तीनों रिब्स हैं ये अटैच रहती हैं। ये और ये 3 पेयर हैं, और यहां तक ट्रू रिब्स का था जो कि स्टर्नम से अटैचमेंट था, बाकी ये तीनों इसी से अटैच हो जाती हैं। एनसीईआरटी पूरी हुई, ठीक। नीचे की दो 11th और 12th पेयर को फ्लोटिंग रिब्स कहा गया। इनका वर्टिब्री से कोई अटैचमेंट नहीं होता, हालांकि ये T12 और L1 से जुड़ी रहती है, ठीक। जुगलर नॉच दिया हुआ है मेनुब्रियम पे, क्लेविकुलर नॉच दिया हुआ है। जुगलर नॉच है जुगलर वेन के लिए, क्लेविकुलर नॉच है फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ क्लेविकुलर बोन। ये जो स्टर्नम का पोर्शन होता है इससे ही तो क्लेविकल की बोन आके अटैच होगी, कॉलर बोन, तो उसी के लिए क्लेविकुलर नॉच है। ऐसे ही क्लेविकल में स्टर्नल प्रोसेस होगा, ठीक। तो ये मैनुब्रियल पोर्शन है, ऊपर का मैनुब्रियल पोर्शन है, ये बॉडी हो गई। ये देख रहे हैं इसमें ये फेसेट्स होते हैं, इसको क्लेविकुलर फेसेट्स, जैसे यहां क्लेविकुलर नॉच था वैसे यहां पे कोस्टल फेसेट्स होते हैं जहां पर आकर के रिब अटैच होती है। और ये सारे कार्टिलेज हाइलिन हैं, ये याद रखिएगा। और नीचे का जो पोर्शन है छोटा सा, उसको कहते हैं ज़ीफॉइड प्रोसेस, ज़ीफॉइड प्रोसेस। तो स्टर्नम के ये 3 होते हैं, 1 2 3, 3 पार्ट होते हैं। इंटरकोस्टल स्पेसेस दिए हुए हैं भैया, 2 रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल स्पेसेस दिए हैं।
कोस्टल कार्टिलेज का नाम दिया है विच इज एसेंशियली हाइलियन इन नेचर। कोस्टल मार्जिन्स का नाम दिया हुआ है, दीज आर द मार्जिन्स ऑफ द कोस्टल कार्टिलेज, सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज कोस्टल मार्जिन्स। ऑल फ्रॉम द एनसीईआरटी जस्ट थ्रू अ डायग्राम। सिर्फ एक डायग्राम से आप उतनी बड़ी चीज को पढ़ने से बच सकते हैं। पूरा डायग्राम टाइम सेवर है डियर। अब एक एक करके मैं सारी की सारी बोन्स को एक्सप्लेन करता चला जा रहा हूं आपको। चार्ट बना दिया है, चार्ट आपके सामने है, पढ़िए। बॉडी रीजन पेक्टोरल गर्डल, बोन का नाम क्लेविकल। ये जो बेटा ब्रैकेट में दिया हुआ है ना, ये नंबर ऑफ टोटल बोन्स इन द बॉडी। तो एक क्लेविकल है तो दोनों तरफ होगी ना, 2 क्लेविकल गिनेंगे में ना, गिनती करेंगे बोन्स की, 2 क्लेविकल। लोकेशन कहां है? Clavicle is supra-anteriorly into the thorax, articulates medially with the sternum and laterally with the scapula। जो स्कैपुला बोन है, ये पीछे के जो दोनों पंखे होते हैं, ये स्कैपुला, इससे आर्टिकुलेशन होता है। आगे तो मैनुब्रियल नॉच, भाई मैनुब्रियम में वो क्लेविकुलर फेसेट था ना, वहां से अटैच हो जाएगी। यहां यहीं पे तो होता है स्टर्नम, तो यहां आगे स्टर्नम से अटैच है और पीछे स्कैपुला से अटैच है। ठीक, स्कैपुला 2 होती, ह्यूमरस भी 2 होंगी, 2 हाथ हैं, 2 ह्यूमरस हैं। ह्यूमरस इज द सोल बोन ऑफ द आर्म बिटवीन स्कैपुला एंड द एल्बो। एल्बो और स्कैपुला के बीच में फोर आर्म, आगे के पोर्शन को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें 2 अल्ना और 2 रेडियस। अल्ना इज द मीडियल बोन, ये याद रखिएगा, यही सवाल आपसे पूछेगा। अगर आप ऐसे खड़े हो जाइए, हाथ को यूं करके या ये यूं करके, यूं अगर खड़े होंगे तो मीडियल पोर्शन की तरफ यानी मिड लाइन की तरफ जो बोन होती है उसको अल्ना कहेंगे, और रेडियस इज द लेटरल बोन। ये सवाल पूछता है, बस इतना ही आपसे पूछेगा। फिर आ जाइए हैंड में, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजेस, यही तो था ना। कार्पल्स क्या है? दे फॉर्म द बोनी क्रिसेंट ऑफ द रिस्ट। दे आर अरेंज्ड इन 2 rows ऑफ 4 बोन्स ईच। टोटल कितनी हो जाएंगी? 8। ये देखिए 8 कार्पल होंगी, 2 हाथों में 16 नाम दिया हुआ बेटा इनका। अब कई लोग कहते हैं कि नाम ना पढ़ें, नाम ये ना पढ़ाइए क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया है। मैंने लिख दिया है, बना दिया है, जिसको पढ़ना है पढ़ लें, नाम दिए हुए हैं। ये है कार्पल की बोन, 1 2 3 4, अब 5 6 7 8, ये पोर्शन है ये। ठीक है, फिर 5 मेटाकार्पल एक हाथ में मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल एक हाथ में 5, 2 हाथ में 10 10। ये पोर्शन, और फिर आ जाएगा फैलेंजेस। कितने हैं टोटल? 14। दोनों में कितने हो जाएंगे? 28। ठीक, ह्यूमन फैलेंजियल फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये एनसीईआरटी में दिया है, 2 3 3 3 3। ठीक है, 4 3 12 प्लस 2 14, 14। तो थंब में 2 होती हैं, बाकी सभी उंगलियों में 3 3 बोन। तो ये ह्यूमन फैलेंजियल फॉर्मूला है। ये चीज यहां मेंशन भी की है। फैलेंजेस फॉर्म द फिंगर्स 3 in digit 2 to 5
2 3 4 5 में 2 होंगे, 3 होंगी और 2 इन डिजिट 1, द थंब, उसमें 2 होंगी। इतना ही दिया है एनसीईआरटी में, इतना ही पढ़ा दिया मैंने आपको। बॉडी रीजन पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल था, पेल्विक गर्डल। अच्छा, मे भी आप लोगों से सवाल पूछे, हेड ऑफ द ह्यूमरस पूछता है कि ग्लिनॉइड कैविटी में लॉज होता है, हेड ऑफ द ह्यूमरस। तो वैसे ही हेड ऑफ द फीमर जो है ये, इट लॉजेस इनटू द एसिटाब्यूलम, पता होगा, तो बच्चों को पता रहता है। एसिटाब्यूलम में लॉन्च करता है, ठीक है। दैट डिप्रेशन इन विच द हेड लॉजेस टू फॉर्म द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हेड ऑफ द ह्यूमरस किस में लॉन्च करेगा? लॉजेस इनटू ग्लिनॉइड कैविटी। मेंशन कर दिया। पेल्विक गर्डल, बोन्स, कॉक्सल बोन्स, दोनों तरफ एक एक, 2। ईच हिप बोन या कॉक्सल बोन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ इलियम, स्कियम एंड प्यूबिस। 3 बोन मिलकर के एक बोन बना रही हैं। द हिप बोन आर्टिकुलेट्स एंटीरियरली विद द प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये पोर्शन बेटा फाइब्रोकार्टिलेजिनस था ना। जब औरतों में बेबी होने वाला होता है तो जो रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है वो इसी प्यूबिक सिम्फाइसिस पर एक्ट करके इसको और लचीला बना देता है ताकि पार्चुरेशन में आसानी रहे। तो एंटीरियरली विद द प्यूबिक सिम्फाइसिस रीजन टू फॉर्म अ सैक्रोइलियक जॉइंट विद द सैक्रम पोस्टीरियरली। ठीक, तो ये सैक्रोइलियक जॉइंट हो गया। द गर्डल कंसिस्ट ऑफ बोथ हिप बोन्स एंड सैक्रम इज द बेसिन लाइक। सैक्रम जो है इनका वो बेसिन लाइक हो गया। लोअर लिम्ब फीमर, लॉन्गेस्ट बोन, द सोल बोन ऑफ द थाई बिटवीन द हिप एंड द नी। ये हिप जॉइंट है, ये नी जॉइंट है, इसके बीच में फीमर है। यहां एसिटाब्यूलम था, यहां पर साइनोवियल जॉइंट मिलेगा आपको। ठीक, पटेला, इट इज अ सेस्मोइड बोन फॉर्म्ड विद इन द टेंडन्स ऑफ द क्वाड्रिसेप थाई मसल्स के। अब देखिए यही है, सेस्मोइड बोन्स जो होते हैं, ये लिखा हुआ है टेंडन्स के कैल्सिफिकेशन से बनते हैं सेस्मोइड बोन्स। ऐसे रिस्ट की बोन है पीसी फॉर्म, पहले मैं मेंशन कर चुका हूं, पीसी फॉर्म बोन। ये भी बनती है टेंडन के कैल्सिफिकेशन से। यहां पे पटेला भी उसी से बनी है, 2 होती है। टीबिया भी 2 होंगी। आउट ऑफ द 2 दिस इज थिकर टीबिया, द लार्जेस्ट एंड मोर मीडियल बोन ऑफ द लेग। मीडियल जो होगी वो टीबिया होगी, मोर मीडियल बोन। और जो फेब्यूला है ये, दिस फेब्यूला, इट इज द लेटरल बोन ऑफ द लेग विच इज स्टिक लाइक इन नेचर। अब उसमें 8 टार्सल थे, इसमें 7 टार्सल हैं, याद रखिएगा। टार्सल्स के नाम मैं क्या ही लूं, ठीक है। जो टैलस बोन है ये सबसे बड़ी बोन होती है, बस इतना मैं आपको बता देता हूं। टैलस बोन, टार्सल हैज 7 पेयर्स ऑफ बोन फॉर्मिंग द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द फुट। ये होता है
द talus articulates with the leg bones at the ankle joint and the calcaneus, the largest bone, forms the heel. इस स्ट्रक्चर को अगर मैं यूं बना दूं, ऐसा, तो ऊपर से ये टीबिया और ये हो गई फिब्यूला, तो कह रहा है कि ये है टैलस. इट आर्टिकुलेट्स विद द लेग बोन्स एट एंकल जॉइंट. एंकल पर जॉइंट बनाता है ये टैलस. टार्सल है और ये जो पोर्शन है इसको कहते हैं कैल्केनियम. ये कैल्केनियस बोन ये दी हुई है, ये हील बनाती है. तो ये फ्रंटल व्यू था, नहीं समझ में आएगा तो मैंने इस तरह से बना दिया है साइड व्यू ताकि आपको क्लियर हो. ठीक है. कितना भी जतन कर लूं, पढ़िए बेटा, अच्छे डॉक्टर बनिए. 5 मेटाटार्सल्स, उसमें मेटाकार्पल थी, इसमें मेटाटार्सल है, और वही 14 फेलेंजेस, दोनों पंजों में 28 फेलेंजेस. सेम फॉर्मूला वही रहेगा. फेलेंजेस फ्रॉम द टोज, 3 होंगे 2 3 4 5 उंगलियों में एंड 2 इन द ग्रेट टो. तो 2 3 3 3 3, ये फेलेंजियल फॉर्मूला हो जाएगा. ये हो गई आपकी बोन्स. अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रह ही जाता है बेटा आप लोगों का, जॉइंट्स हैं. जॉइंट से सवाल आता है, जैसा एनसीईआरटी में दिया है उसी का मैंने यहां डायग्राम बना दिया है डियर. जो एनसीईआरटी कहती है एनसीईआरटी क्या कहती है, 3 तरह के जॉइंट हैं, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट. 3 ही तरह के जॉइंट एक्सप्लेन्ड है एनसीईआरटी में. वो तीनों जॉइंट यहां पर हैं और तीनों के अलग अलग सब डिवीजन, ताकि कंफ्यूजन कहीं रहे ना आप लोगों को. फाइब्रस जॉइंट में सूचर, मैंने शुरू में बताया था ना बेटा, द जॉइंट हेल्ड टुगेदर विद अ वेरी शॉर्ट इंटरकनेक्टिंग फाइबर्स एंड बोन एजेस इंटरलॉक विद ईच अदर, फाउंड ओनली इन द स्कल. सिर्फ स्कल में पाए जाते हैं इस तरह के सूचर्स. ये सूचर लाइन है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं. ये देखिए कैंसिलस बोन है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ कॉम्पैक्ट बोन है. जैसा बनाया था बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर आप पाएंगे, कहीं भी पढ़िए. द कैंसिलस बोन इज सैंडविच बिटवीन द 2 कॉम्पैक्ट बोन, और ये सूचर्स सिर्फ और सिर्फ हेड में पाए जाते हैं. सूचर्स, अ टाइप ऑफ फाइब्रस ज्वाइंट, इमूवेबल ज्वाइंट. ठीक है. इसके बाद सिंडेस्मोसिस है बेटा दूसरा. दीज ज्वाइंट आर हेल्ड टुगेदर बाय अ लिगामेंट. फाइब्रस टिश्यू कैन वेरी इन लेंथ बट इज लॉन्गर देन द सूचर्स. जैसे ये टीबिया और फेब्यूला के बीच में सिंडेस्मोसिस पाया जाएगा. ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, हल्के में मत लीजिएगा प्लीज. सिंडेस्मोसिस ज्वाइंट इज फाउंड बिटवीन फेब्यूला एंड टीबिया, which is held together with the help of a ligament. ठीक, syndesmosis. And the third is gomphosis joint. ये सिर्फ और सिर्फ tooth socket में पाया जाता है. The tooth is embedded into the alveolar bone और उस tooth को held करते हैं periodontal ligaments. Such type of gomphosis joint is found only in the tooth. Periodontal ligaments, ये ligaments होते हैं बेटा, ये the ligaments holding the tooth in the bony socket, which is made up of alveolar bone itself. तो ये गोम्फोसिस, ये तीनों फाइब्रस जॉइंट्स हैं, इनमें मूवमेंट नहीं होता. एनार्थ्रोडियल, मूवमेंट नहीं होता, फाइब्रस इन नेचर है.
लीस्ट अमाउंट ऑफ मूवमेंट, बहुत ही कम मूवमेंट देखने को मिली। इसमें तो बिल्कुल ही नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें मतलब ना के बराबर ही है। मतलब हाउ कैन अ टूथ भी मोबाइल हो जाएगा ना टूथ। ठीक। फिर सेकंड है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, उसका क्लासिफिकेशन है बेटा सिनकॉन्ड्रस, बोन्स जॉइंट यूनाइटेड बाय अ हाइलीन कार्टिलेज विल बी नोन एज सिनकॉन्ड्रस। कुछ नहीं करना है, नाम जान लीजिए, बात खत्म। सिनकॉन्ड्रस, द इपिफिशियल प्लेट, द टेम्परेरी हाइलीन कार्टिलेज, याद है ना? इसीलिए मैं शुरू में बता रहा था कि जहां पर भी आर्टिकुलर, जो भी चीज शुरू में बताता हूं वही हर जगह पाएंगे आप। दो बोन्स का जो आपसी इंटरफेस होता है, एक दूसरे को जो वो देखती हैं, तो यहां पर और यहां पर ये आर्टिकुलर सरफेस कहलाती है। तो इसके ऊपर जो भी कार्टिलेज होगा वो हाइलिन ही होगा। बाकी पूरी बोन में भले पेरियोस्टियम हो, लेकिन जॉइंट वाले सरफेस पर हाइलिन कार्टिलेज होगा। और ऐसे जॉइंट्स को क्या संज्ञा दी गई है? व्हाट दे आर नोन एज सिन कॉन्ड्रोसिस जॉइंट। और दूसरा देखिए ये है स्टर्नम का जो ये मैनूब्रियल पोर्शन है ये, और जॉइंट्स बिटवीन द फर्स्ट रिब एंड स्टर्नम इज इमूवेबल। पहली रिब जो ज्वाइन करती है मैनूब्रियम को, याद रखिएगा, उसका आधा पोर्शन मैनूब्रियम पे होता है और आधा पोर्शन बॉडी पे होता है। यही पीछे की ओर अगर जाएं, आर्टिकुलेट करें, तो C7 पर भी फेसेट पाया जाता है, जो कि बाकी C6, 5, 4, 3, 2, 1 पे नहीं पाया जाएगा। वहां पर रिब्स, पहली रिब का पहला पोर्शन अटैच होता है, आधा ऊपर का पोर्शन। द हाफ पोर्शन ऑफ द रिब इज अटैच टू द C7 and the other half of the first rib posteriorly is attached to the T1, C7 और T1 पर। तो इसी तरह से यहां पर भी है। तो सिनकॉन्ड्रोसिस जॉइंट जो है वो कैसे जॉइंट्स हैं? दे आर यूनाइटेड टुगेदर बाय हाइलिन कार्टिलेज एंड दे आर इमूवेबल, इमूवेबल जॉइंट्स। और दूसरे तरीके के होते हैं सिम्फाइसिस जॉइंट्स। सिम्फाइसिस कई जगह आपने पढ़ा होगा, जैसे सिम्फाइसिस मेंटाई पढ़ा है, वैसे प्यूबिक सिम्फाइसिस पढ़ा है। ऐसे ही आपने फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स बताए थे मैंने आपको। बॉडी ऑफ द वर्टिब्री में द इंटरवर्टिब्रल डिस्क इज सैंडविच बिटवीन द हाइलिन कार्टिलेज। ये so such type of joints are known as cartilaginous joints. These bones are united by fibrocartilage. जब मैंने कार्टिलेज दिखाया तो मैंने आपको प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच में भी फाइब्रोकार्टिलेज दिखाया था, वर्टिब्री के बीच में भी फाइब्रोकार्टिलेज दिखाया था कि नहीं दिखाया था? तो दीज आर नोन एज सिम्फाइसिस, जहां पर भी फाइब्रोकार्टिलेज होगा या हाइलिन कार्टिलेज होगा। भाई कार्टिलेज होना चाहिए ना वहां पर। जहां जहां कार्टिलेज होता है तो आइदर दे कैन बी सिनकॉन्ड्रोसिस और दे कैन बी सिम्फाइसिस। आइदर दे कैन बी ज्वाइंट विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज और दे कैन बी ज्वाइंट विद द हेल्प ऑफ अ फाइब्रोकार्टिलेज। बस यही क्लासिफिकेशन है। दिस इज ऑल यू हैव टू लर्न। ठीक। नाउ वी कम ऑन टू येट अनदर डिफरेंट काइंड ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट। साइनोवियल ज्वाइंट में क्या है डियर? किसी दे हैव अ पर्टिकुलर हाइलिन कार्टिलेज ओवर हियर। यहां पर तो ये हाइलिन कार्टिलेज है। क्यों है हाइलिन कार्टिलेज? बिकॉज इट इज एन आर्टिकुलर सरफेस, सो दे विल हैव अ हाइलिन कार्टिलेज ओवर हियर। ठीक। एंड अ साइनोवियल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो प्रेजेंट। इसको ग्रीन रंग से डिपिक्ट किया है। दिस इज साइनोवियल मेम्ब्रेन, ग्रीन रंग से डिपिक्ट किया हुआ है इसको। साइनोवियल मेम्ब्रेन which secretes the synovial fluid. It is secreting a synovial fluid. It acts as a lubricant ताकि wear and tear हाइलिन कार्टिलेज का ना हो। ऐसी जगहों पे प्रेजेंट होते हैं ये, यहां जहां पर मूवमेंट्स की बहुत जरूरत होती है। तो दे आर सिक्रेटिंग a synovial fluid और this synovial membrane is enclosed within a fibrous capsule. This particular portion इसको कहते हैं फाइब्रस कैप्सूल। तो द फाइब्रस कैप्सूल की जो असेंबली है
along with the hyaline cartilage, which is this what do you call it, synovial membrane. इन दोनों को मिलाकर के कह देते हैं आर्टिकुलर कैप्सूल. तो जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, इट कीप्स ऑन सिक्रेटिंग साइनोवियल फ्लूइड विच इज एक्टिंग एज अ लुब्रिकेंट, और उस पूरी असेंबली को इंटैक्ट करने के लिए बाहर से देयर इज अ फाइब्रस लेयर विच इज प्रेजेंट ओवर देयर. ओके, सो दिस इज थर्ड टाइप ऑफ जॉइंट विच यू पीपल हैव टू स्टडी. पूरा का पूरा एनसीईआरटी उतार दिया है मैंने, देख लीजिए. मायस्थेनिया ग्रेविस, मसल्स और बोन्स दोनों है ना. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग द मायस्थेनिया ग्रेविस क्या है? इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. पता है बच्चों को कि व्हाट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर? जिसमें बॉडी की खुद की सेल्स ही बॉडी के खिलाफ काम करने लगती हैं. ऑटो इम्यून डिजीज है. अफेक्टिंग द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, नर्व्स और मसल्स के जंक्शन पर एक्ट करती हैं. भाई यू हैव ऑलवेज हर्ड ना कि ये जो सिनेप्टिक टर्मिनल्स होते हैं ये मोटर एंड प्लेट पे आकर के एंड करते हैं. सिनेप्स वाला डायग्राम याद है ना? तो यहां पर जो मोटर एंड प्लेट होती है, तो दे आर एक्टिंग ऑन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, नर्व और मसल्स के जंक्शन पर जो एक्ट करते हैं. ठीक है, लीडिंग टू फैटीग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स. पहले थक जल्दी जाएंगी, फिर आप चलोगे नहीं तो कमजोर पड़ जाएंगी, और धीमे धीमे करके उनको लकवा मार जाता है. तीन चीजें, फैटीग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ द स्केलेटल मसल्स की बात कर रहे हैं. तब हम आएंगे मायस्थेनिया ग्रेविस पर. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का डिस्ट्रक्शन होता है इसमें. फिर है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ द स्केलेटल मसल्स मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर्स. यह है प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन. इसमें किसी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, धीमे धीमे करके डिस्ट्रॉफी होती चली जाती है. वियर ऑफ हो जाएंगी मसल्स, पतला होता चला जाता है, थिन एंड लीन, कितना भी प्रोटीन खिला लो. जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं. देन यू हैव टिटैनी, रैपिड स्पाजम्स, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस. जैसे आपको अगर टिटैनस दिखाना है मुझे मसल कॉन्ट्रैक्शन में, तो दिस इज टिटैनस. धीमे धीमे करके सस्टेन्ड हो जाएगा. ऐसा होता है टिटैनस. लगातार प्रोग्रेसिवली बढ़ता चला जाता है. टेम्पोरल समेशन होता चला जाता है ना स्टिमुलस का, तो उसकी वजह से ये बढ़ता चला जाता है मसल का कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन द मसल ड्यू टू लो कैल्शियम, हाइपोकैल्सीमिया की वजह से. कार्पोपेडल स्पाजम्स हैं जिनकी वजह से ये ऐसे स्पाजम्स हो जाते हैं, तो दैट इज रिफर्ड टू एज टिटैनी. अब बोन्स में आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स इज नोन एज आर्थराइटिस. सिंपल, इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स, आर्थराइटिस. चलने फिरने में दिक्कत होगी, पेनफुल जॉइंट्स होते हैं, उठने बैठने में दिक्कत होगी. ऑस्टियोपोरोसिस, एज रिलेटेड डिसऑर्डर्स. सबसे पहले एज रिलेटेड है, यंग लोगों में नहीं होगा. क्यों? क्योंकि उनके में हार्मोनल बैलेंस अच्छा रहता है. तो दिस इज अ एज रिलेटेड डिसऑर्डर्स कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन मास एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर. तो डिक्रीज बोन मास यानी कॉम्पैक्ट बोन जो होती है उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाती है. तो मच अमाउंट ऑफ कैल्शियम लीक्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम लीडिंग टू पोरोसिटीज inside the bone. The bone becomes fragile and brittle, tending to fracture. Chances of fracture. Decreased level of estrogen is a common cause. Menopausal women में ये common हो जाता है. Then you have gout, inflammation of the joints due to the accumulation of uric acid crystals. मैंने आपको साइनोवियल जॉइंट बताया था, साइनोवियल जॉइंट के अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन बताया था जो कि साइनोवियल फ्लूइड सिक्रीट करती है. इन कंडीशंस यहां पर यूरिक एसिड का डिपोजिशन होने लगता है. द साइनोवियल मेम्ब्रेन स्टार्ट सिक्रीटिंग एन एबनॉर्मल पैनस. पैनस कहते हैं, PANNUS. एबनॉर्मल क्रिस्टल्स हैं यूरिक एसिड के, और पैनस का डिपोजिशन होने लगता है.
जिसकी वजह से एनक्रोच हो जाता है आर्टिकुलर सरफेस, हाइलिन कार्टिलेज, लीडिंग टू पेन ड्यूरिंग वॉकिंग। और धीमे धीमे करके यूरिक एसिड के और पैनस के डिपोजिशन इतने ज्यादा हो जाते हैं कि जाम हो जाते हैं जॉइंट्स, अ पर्सन इज नॉट एबल टू वॉक। तो यूरिक एसिड का नाम अगर आ जाएगा तो समझ जाइएगा कि दिस इज गाउट। फाइन। So this is all for today from the chapter locomotion and movement. So do get tuned up to all the lectures which will be pertaining to the crash course for NEET examinations. This is a 40-day challenge for me. Thank you very much.